बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ साहब और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। आम इंतखाबात के आज़ादाना और शफाफ इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया। कहा है कि वोट को इज्जत दोकर नारा लगाने वालों का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वेलकम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो है राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? 172 सीटें, यानी इसका मतलब है 120 शायद उन्होंने पहले कहा था, फिर उन्होंने जाहिर है कि अभी तो सबबंदी हो रही है और सबबंदियां जो हैं वो इलेक्शंस में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं और जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों से। और अब इसमें जो है वो जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनसे आज जो है वो तफ्तीश हुई है। 190 मिलियन पाउंड का जो उन पे केस चल रहा है और वो जो तफ्तीश है जेल में वो तकरीबन 6.25 घंटे जारी रही है। तो मतलब इतनी तवील जो है वो एक उनके साथ तफ्तीश हुई है। बाकी जो मुस्लिम लीग नून तो जाहिर है कि वो तो तकरीबन तय है कि उनके वज़ीर आज़म हैं और वो ख़ुद भी क्या। अब ये कि सादा अक्सरियत से होगा, ज़ाहिर है 2/3 तो नहीं सादा अक्सरियत भी, लेकिन यह है कि 84 थी उनकी सीट्स, तो 84 से अब 172 उन्होंने करनी है। और इस 172 में जो है वो अब एक तो वही बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा, क्योंकि बिलावल जो हैं वो अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पे पेश कर चुके हैं। और इसमें एक जो बात है दरमियान में वो पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के कुछ ज़राए, यानी वो नवाज शरीफ साहब को कोर्ट नहीं कर रहे ना, वो गालिबन अभी कोई ऐसी बात हुई है, लेकिन यहाँ पर पावर कॉरिडोर में जो कल एक बात चल रही है कि जरदारी साहब को जो है वो अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आते हैं तो जरदारी साहब को सदारत दे दी जाए, ये एक बात चल रही है। लेकिन इस बात की कोई मतलब यानी बहुत आगे ये बात नहीं चल ज़रूर रही है, क्योंकि जरदारी साहब को भी ये पता है अच्छी तरह कि नवाज शरीफ जो है वो राजा परवेज़ अशरफ नहीं है और नवाज शरीफ भी जानते हैं कि ये जो हैं जरदारी साहब वो ममनून हुसैन साहब नहीं है। तो इसलिए ये जो है ये अभी तो खिचड़ी उधर पक रही है कि इलेक्शन कैसे कौन जीतेगा, क्या कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन ये कि हलफ बहरहाल उठाने के बाद अगला मरला जो है वो सेनेट के इलेक्शंस का होगा और वो फिर सदर का कि सदर कौन होंगे। तो आरिफ अलवी साहब तो कह चुके हैं कि जो भी सदर होगा, जो भी वज़ीर आज़म होगा, नवाज शरीफ साहब होंगे तो उनसे। तो ये अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। बीच में एहतसाब की बात भी चल रही है, वो कहाँ तक पहुँचती है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अभी तो क्रिकेट का है ना, तो ज़रा क्रिकेट की बात करते हैं। और कल फाइनल है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, और बड़ा जनाब धूमधाम से वहाँ पे अहमदाबाद में बड़ी रौनकें लग रही हैं। और वहाँ पर जो है वो क्रिकेट की बात करके उसके बाद फिर हम आते हैं, और क्रिकेट की बात में भी थोड़ी सी जो सियासत है इसलिए मैं उस पर बात करूँगा। और उसमें कल जो तकरीब है उनकी फ़ाइनल मैच की वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगी, ठीक है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शायद ख़ुद भी उसमें शरीक होंगे। उसमें फिर एयर शो है एयरफोर्स का, जो वहाँ पर अपने जो एयरफोर्स है वो वहाँ पे एक शो होगा उनका। और इसमें जो है वो फिर एक जो तकरीब होती है जिस तरह से इब्तिदाई तकरीब होती है उसमें गाने वगैरह वो सारे होंगे। लेकिन जो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 1975 से लेके 2019 तक जो वर्ल्ड कप के विनर कैप्टन्स हैं वो सारे उसमें शरीक हो रहे हैं, बल्कि उनकी एक वो परेड करेंगे उसमें ना। उसमें कपिल देव भी हैं, उसमें क्लाइव लाइड हैं, उसमें एलन बॉर्डर हैं, उसमें रिकी पॉन्टिन हैं, और उसमें MS धोनी हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क हैं और इंग्लैंड के मॉर्गन हैं। तो ये जो हैं ये जितने भी और तवील फहरिस्त जो है जितने भी लोग
1975 से 2019 तक जो वर्ल्ड कप विनर्स हैं, यानी 1975 में तो क्लाइव लाइट थे ना, 75 में तो वो भी मौजूद होंगे। सही। और कपिल देव 83 के थे, वो भी होंगे। 87 के एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के, वो भी होंगे। सही। अच्छा, लेकिन जो 1992 के कैप्टन नहीं होंगे वर्ल्ड कप के। अच्छा, यहाँ से उनकी वो बड़ी अच्छी गई है, वो एक उनके लिए वहाँ से बाकायदा इनविटेशन आया। ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1992 के वर्ल्ड कप कैप्टन के लिए इनविटेशन आया पाकिस्तान। सही। तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पे शिरकत नहीं कर सकते, तो उनकी तरफ से माजरत कबूल की जाए। ये बड़ी, देखें कितना। तो उन्होंने कहा जी अच्छा, सही। तो हमारा उनको सलाम पहुंचा दीजिएगा, और वो जो उनका वो जो ब्लेज़र वगैरह जो भी है वो गिफ्ट उनको आप पहुंचा दें। अगर वो बिज़ी हैं तो उन्होंने कहा जी बस वो बिज़ी हैं, वो आ नहीं सकते उसकी वजह से, वरना वो ज़रूर आते। उन्होंने कहा जी, इंडियन बोर्ड ने भी कहा कि अच्छा जी हमारी तरफ से। तो ये मामला, बहरहाल कल ये बड़ा एक ज़बरदस्त मैच है, और हमारी तो इसमें मेरी ज़ाती जाहिर है कि मैं इसमें उससे हट के कब तो जनूबी एशिया में आना चाहिए। सही। ठीक है ना, मज़ा तो है कि यहीं पे कप आए, पड़ोस में आ जाए तो बाकी सारी बातें चलती रहती हैं, मगर ये है कि पड़ोस में कप यहाँ आना चाहिए, तो फिर ज़रा हल्लड़ गुल्लड़ सही मचेगी। अच्छा, बहरहाल, अच्छा अब इसमें दूसरी जो मामला है, ये तो क्रिकेट से हट के, अब ये देखें ना सियासी पहलू उसमें है, तो इसलिए क्रिकेट को डिस्कस किया कि वर्ल्ड कप के 1992 के विनर के अलावा सारे हैं, और वो बिजी हैं ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर। अब इसमें ये जो मामला है कि सफ़ीर मिल रहे हैं, ये तो नॉर्मली हमेशा ही होता है, इससे पहले भी, हाँ हमेशा पहले भी होता है, ये 2013 में भी, उससे पहले भी, और ये सारे इलेक्शंस वगैरह में होता है। सारा वो ज़ाहिर है कि जायज़ा लेने के लिए टीम्स भी आएंगी, अभी कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने हैं, और मतलब है कि वो सारा भी मामला चलेगा, भी सब बंदियाँ होंगी, अभी फैसले आएंगे, सारे सब कुछ होगा। और इसमें जो है वो दूसरी जो बात है वो ये है कि मामलात ख़राब हो रहे हैं, आसपास के जो ख़राब होते मामलात हैं, उनके असरात जो हैं वो यानी ग्लोबल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि एपेक का इजलास ख़त्म हुआ सैन फ्रांसिस्को में, और चाइना के प्रीमियर वहाँ गए, शी जिनपिंग वहाँ गए, और शी जिनपिंग ने अपनी तकरीर की, मुलाकात की बाइडन के साथ, प्रेसिडेंट बाइडन के साथ मुलाकात की, और हम बात कर चुके हैं जी जी। और वो बड़ा अच्छा सा सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके असल तो ये एपेक की समिट थी ना, जो एपेक की समिट का जो एलामिया था, उस एलामिया में कुछ जिक्र होता। तो बहरहाल ये हुआ कि 3 मुल्क जो हैं, ब्रुनाई और इंडोनेशिया और मलेशिया, उन्होंने कहा कि जी इसमें तो गज़ा का डलेगा, और इसराइल का कत्लेआम के ख़िलाफ़ बात होगी, और इसमें गज़ा का डलेगा। अच्छा, कुछ मुल्कों ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि इसको फिर बैलेंस करें, इसमें आप ये भी डालें कि जी हमास के तरफ से भी लोग छोड़े जाने चाहिए, उनकी भी मजम्मत होनी चाहिए। फिर यूक्रेन के ऊपर डिवीज़न हो गई कि जी यूक्रेन का जिक्र भी होना चाहिए इसमें। तो आखिर में वो यूक्रेन के ऊपर फिर कैसे हो, रशिया का करना, उन्होंने कहा ये रशिया का तो नहीं करें, ये कहें कि जी अच्छा अमेरिका की जी ज़ाहिर सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है, तो रशिया की कोई तो मजम्मत हो। तो वो जो है आखिर में जो उनका अलामिया है, उसमें दुनिया जहाँ की सारी बातें हैं, उस अलामिया को अगर देखा जाए जी, तो उस अलामिया में सारा दुनिया का उन्होंने एपेक के ममालिक ने, हमारे बरादर ममालिक हैं, पूरी दुनिया उसमें डिस्कस की है उन्होंने, कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, किस मुल्क में। एक लंबी जनाब उनकी एक जो है ना वो है उनकी प्रेस रिलीज़ और स्टेटमेंट, और उसमें अगर कोई वाहिद चीज़ नहीं है तो ना उसमें कहीं गज़ा का जिक्र है और ना उसमें यूक्रेन का भी जिक्र नहीं है। सही। यानी यूक्रेन में जंग के ऊपर एपेक के ममालिक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी नहीं है, और गज़ा के ऊपर ये भी नहीं है, क्योंकि इस पर इतना इख्तलाफ पैदा हो गया मुल्कों का कि क्या करें क्या ना बात करें, क्या होने का, दोनों को ही छोड़ो। सही। तो दोनों ही नहीं है, और बाकी बातें कि अमन होना चाहिए, दुनिया में शांति होनी चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा जी, तो बहरहाल ये इजलास चूँकि माशी हवाले से ही था तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि ठीक है इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं। लेकिन ये डिक्लेरेशन है, ये उनका कल आया ये शाम में, तो मैं इसको देखा, पूरा पढ़ा मैंने, बड़ा तवील, इसमें इधर की उधर ऐसे पानी बिल्कुल होता है ना कि बस वो लिख दिया किसी ने, बोरिंग
डेक्लेरेशन है, माजरत के साथ बोरिंग डेक्लेरेशन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तलखियाँ अपनी जगह मौजूद हैं, मुल्कों की दोस्तियाँ अपनी जगह मौजूद हैं। तिजारत के ऊपर वो सारे के सारे जो हैं वो चाहते हैं कि तिजारत चले, काम चले, मईशत चले आगे। दूसरा मामला जो है वो ये है कि गज़ा और जो इसराइल और फ़लस्तीनियों का मामला, एक बड़ा थिंक टैंक है IISS, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, सही, और वो साल में 2-3 पहले तो उनकी एक जेनीवा में भी होती थी सिक्योरिटी समिट, और जेनीवा में तो मेन बड़ा होता था उनका, फिर एक और साथ उसके ये जो मनामा में उनका जो बहरीन में है ये एक डायलॉग जो मिडिल ईस्ट फोकस्ड ज़्यादातर होता था। कई दफ़ा मैं उसमें गया हूँ, इन कॉन्फ्रेंसेस में बहुत दफ़ा अटेंड किए हैं। और जो है वो एक इनका फिर शंग्रीला डायलॉग जो कि सिंगापुर में, और वहाँ पर ज़्यादातर ये है कि ये जो पैसिफिक के मामलात हैं, तो इनका अब जो है वो यहाँ पे मनामा डायलॉग इनका बहरीन में चल रहा है। तो उस डायलॉग में ये होता है, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है बुनियादी तौर पर, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि जो अफवाज के नुमाइंदे भी आते हैं, मतलब मैं एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस में था मेरे ख्याल से सिंगापुर में शायद, तो वहाँ पे हिलरी क्लिंटन आई थी मिसाल के उस वक्त, और कभी जो हैं वो कोई चीफ्स होते हैं फ़ौज के, तो मतलब सिक्योरिटी ओरिएंटेड ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। और चाइना के जो हैं वो जो उनके मिलिट्री के कमांडर्स आए हुए थे, और तो ये जो आज हुई है कॉन्फ्रेंस, ये जो पिछले 24 घंटों के दौरान, तो इससे 2-3 शख्सियात ने ख़िताब किया है, और वो ख़िताब बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो उसमें में उन्होंने एक तो ख़िताब उनका हुआ है ना ब्रेट मैकर्ग का। ब्रेट मैकर्ग वो हैं जो कि मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, और जो भी आए थे इरान वालियों को छुड़ाने जी, और जिन्होंने आने के बाद इसराइल का दौरा किया था, फिर उसके बाद से इजिप्ट नज़र आए थे, उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आए, उसके बाद कहीं ये था कि बच्चे रवाली छोड़ दिए जाएंगे, 80-50, 80-50, 70 जवाब में ये होगा, आगे ये होगा, लेकिन वो मामला कहीं रुक गया, वो मामला फंस गया। और आज जो है वो ब्रेट मैकर्ग ने जो है वो ये कहा कि नहीं जी, पहले हमास को अपने सारे उनके पास जो ये रमाली हैं इसराइल के वो छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। इससे जाहिर ये हुआ कि विलियम बर्न्स का दौरा भी नाकाम हुआ, कोई यहाँ पे अमन नहीं आ सका, और सेक्रेटरी ब्लिंकन के बहुत से दौरे नाकाम हो चुके, और इनसे उम्मीद थी कि ये जो तबादले, चूँकि पहले कैदियों के तबादले और ये रमालियों के, तो उसमें ये कोई रोल प्ले करेंगे, लेकिन वो ये इन्होंने भी आज उस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि जी एक साइड पहले करेगी तो फिर दूसरी साइड करेगी, ये साथ साथ, पहले ये हो रहा था कि दोनों साथ साथ छोड़ेंगे, ठीक है, उधर से भी लोग रहे होंगे, इधर से भी होंगे, आज उन्होंने स्पीच में ये कह दिया। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच, और भी स्पीचेस हो रही हैं उसमें, लेकिन जो दूसरी स्पीच है जिसको मैं ज़रा बड़ी अहमियत दे रहा हूँ, वो उसमें जो मेज़बान मुल्क है, यानी जहाँ पे ये हो रहा है, बहरीन में हो रहा है। बहरीन जो है वो 2020 में जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, तो जिन मुल्कों ने अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इसराइल से ताल्लुकात बहाल किए थे, उनमें एक बहरीन था, और बहरीन वो वाहिद मुल्क है 2020 में ताल्लुकात बहाल करने वाला जिसने इसराइल के सफ़ीर को निकाल के और माशी ताल्लुकात इसराइल से तोड़ लिए हैं। तो वो मेज़बान मुल्क था। अब उनके जो उनके वली अहद हैं, वो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ख़िताब किया, और उस कॉन्फ्रेंस में जो उनका ख़िताब था वो बड़ा सख्त था। यानी सलमान बिन हमाद अल खलीफा जो हैं, उन्होंने इस फ़लस्तीनियों के लिए बहुत स्ट्रेट बात की उन्होंने, और उन्होंने ये कहा उसमें कि ये राइटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ, सेकंड स्लाइड, कि अच्छा राइटर्स भी ऐसे जिक्र कर रहा है बहरीन का जैसे राइटर्स को पता ही नहीं कि ये कोई मतलब है कि कोई छोटा सा कहीं कोई किसी कोने खुदरे में कोई, बहरीन एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क और बड़ी पावर है उनकी, ठीक है, और उनकी बड़ी हैसियत एक ख़ित्ते में भी है और दुनिया में भी है। अब राइटर्स किस तरह लिख रहे हैं, गल्फ अरब स्टेट बहरीन कॉल्स फॉर हमास इसराइल होस्टेज ट्रेड। ये एक तो अल्फाज भी पता नहीं किसने यहाँ से ये जो है ये
वो अजीब से अल्फाज यूज़ किए। बहरहाल उन्होंने कहा, जो उसमें सलमान बिन हमद खलीफा हैं, उन्होंने कहा कि जी ये तो यहाँ से होना चाहिए, यानी फौरी तौर पे उधर से भी लोग रिहा हों, इधर से भी लोग रिहा हों, यानी वो उसी फार्मूले पे जाएं कि फ़लस्तीनी जो कि जेलों में कैद हैं उनको रिहा किया जाए और उधर से जो है वो हमास के लोग उनको छोड़ दें। अच्छा, और उसके बाद ये हुआ कि जॉर्डन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने खिताब किया दूसरा, वो मेरे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर का जो खिताब है जी, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि एक तो उन्होंने इसराइल के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की। सही। दूसरी जो बात है वो इस कॉन्फ्रेंस पे मैं आगे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि कल रात को, यानी इस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से चंद घंटे पहले, फिर प्रेसिडेंट बाइडेन की अमीर कतर से बात हुई दोबारा। और अगर फोर्थ स्लाइड देखें तो ये रीड आउट जो है प्रेसिडेंट बाइडेन का अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी से, तो इसमें भी ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं अब वो ये कह रहे हैं कि हमास से आप लोग छुड़वाएं, और इसमें जो है वो बाकियों का क्या बनेगा वो अब कुछ नहीं पता। यानी वो यानी अब इसका मतलब ये है कि वो जो बात हो रही थी ना कि वो उधर से छोड़ेंगे, वो उधर से छोड़ेंगे, वो बात अपनी जगह रुक गई है। किसी जगह पे तो टेलीफोन हुआ, उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। और बहरीन के जो उन्होंने बड़ी सख्त बात की, लेकिन जो उर्दन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी स्पीच मेरे ख़्याल से बड़ी इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें हो रही उर्दन में। सही। ये उर्दन कौन सा उर्दन, जो कि 67 तक जिसके पास गज़ा तो नहीं लेकिन मगरबी किनारा ये पूरा था, और 67 की जो 6 रोज़ा जंग हुई उसमें ये इलाके चले गए। उर्दन जो है वो मुल्क जो कि जहाँ पे शाह अब्दुल्ला मौजूद हैं, उर्दन वो मुल्क जहाँ बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी जो महाजिरीन मौजूद हैं, उर्दन वो जो देखता है मस्जिद अक्सा के मामलात को, और उर्दन वो है जो कि जिसने मिस्र के साथ मुआहदा इसराइल के साथ तय कर लिया था। पहले सबसे पहले अरब मुल्क अगर कोई था तो वो इजिप्ट था 79 में, और उसके बाद फिर ये जो है आगे चला, ओस्लो एकॉर्ड हुआ तो उसमें फिर जॉर्डन भी आ गया, और उस वक्त जो है वो तो अब लेकिन इशू ये है कि दो बातें ऐसी हैं जो जॉर्डन में हो रही हैं, उर्दन में हो रही हैं, और वो बड़ी अहम है। एक बात तो ये हो रही है कि जॉर्डन ने ये बात उन्होंने की, जो मैं अल जज़ीरा को कोट कर रहा हूँ, सेंसिटिव खबर। एक तो उन्होंने कहा कि 7th स्लाइड उन्होंने कहा कि जॉर्डन सेज इट वोंट साइन एनर्जी एंड वाटर एक्सचेंज डील विद इसराइल। एक तो उन्होंने पानी और जो एनर्जी की डील है इसराइल के साथ उसको साइन करने से उन्होंने इनकार कर दिया। सही। पहली बात। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं, ये दूसरी डील है। ये वो डील है जो पिछले साल 2022 में जो कि ये हुई थी कि वाटर, पानी जो है वो डीसैलिनेशन वाटर, क्योंकि अगर आप उर्दन को देखें ना तो उर्दन के पास जो है वो एक दरिया उर्दन तो बिल्कुल ही वो तो बहर मुर्दार, और दरिया उर्दन में तो पानी नहीं ज़्यादा। तो जॉर्डन के साथ ये मुआहदा हुआ इनका इसराइल का कि वो इनको गैस देंगे, और यहाँ से डीसैलिनेशन वाटर, यानी वाटर और गैस का ये आपस में जो है मामला हुआ। और ये जो है ये मामला जो है इसमें यूएई भी, यानी तीन मुल्क इसमें शामिल हैं। किसी न किसी वाले से इन्वेस्टमेंट शायद यूएई की थी, जो भी तबार इसमें यूएई का भी, तो वो उस पर जॉर्डन ने एक तो कहा कि हम उस मुआहदे को रोक रहे हैं। दूसरा जो मामला है वो जो है वो ये है कि जो मेरे नज़दीक बहुत अहम है, और वो 10वीं स्लाइड है, अनादोलो एजेंसी, टर्की की एजेंसी है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात है कि जॉर्डन्स पार्लियामेंट टू रिव्यू एग्रीमेंट विद इसराइल। अच्छा, ये जो अब देखें, ये जो है ना, ये है मामला ज़रा ख़राब। अच्छा, ख़राब इसलिए मामला, जॉर्डन ने अपना सफ़ीर तो बुला लिया जी, लेकिन जॉर्डन के इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करना जो है ना, सफारती ताल्लुकात ख़त्म करना, बहरीन तो कर चुका है, जॉर्डन के अंदर अब दबाव पैदा हो रहा है बड़ा शदीद, बहुत शदीद, क्योंकि
मगरबी किनारे के ऊपर कोई 250 के करीब शहादतें हो गई मगरबी किनारे पे, ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं। गजा अलग है, मगरबी किनारा, हमास तो उधर है ना, यहाँ तो फतह, यहाँ तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी, तो महमूद अब्बास उसको रोकने में नाकाम हो गए, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए महमूद अब्बास। अब इशू ये सारा कि जॉर्डन क्या ये मामलात करता है। अच्छा, मैंने उस दिन जो बात की थी, मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि जब ये गैस के मामलात हैं ना, तो गैस के ऊपर भी जो है ये बड़ा हंगामा हुआ था। ये गैस के ऊपर बड़े हंगामे हुए थे, और ये जॉर्डन टाइम्स में दिखा रहा हूँ आपको 4 जुलाई 2017, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जॉर्डन टाइम्स के एक्टिविस्ट डिक्लेयर पार्लियामेंट साइलेंस ओवर इसराइल गैस डील, ये मैं पहले भी आपसे, कल भी बात हम पहले भी कर चुके हैं, 1-2 रोज़ पहले भी, कि जो गज़ा के पानी हैं, और ये नक्शे में अगर हम मैप में देखें तो वहाँ पे लिवंथान का जो इलाका है वहाँ पे बहुत बड़े गैस के ज़खायर हैं, तमार में, दलीत में, मारी बी ब्लॉक है वहाँ पर। तो ये जो गैस के फिर ये साइप्रस तक भी जा रही हैं पाइपलाइंस, यहाँ पे साइप्रस से फिर आगे ये यूरोप की तरफ जा रही हैं, और ये मेडिटेरियन, और बाकी जो हैं ये जा रहा है इसराइल, और इसराइल फिर दे रहा है उर्दन को और इजिप्ट को। ठीक है, ये पाइपलाइंस की इस तरह से ये उस दिन भी हमने बात की थी कि गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं। अच्छा, ये माजी में ये हुआ था कि जब ये यहाँ पर मैं कोट पेन कर दी, ये 8वीं स्लाइड दिखा दी कि जब ये गैस के मामला साइन हुए तो जॉर्डन के अंदर हंगामे हुए, और उसके बाद ये हुआ कि जॉर्डन में तो हंगामे हुए ही, लेकिन मैं 2014 मई 2011 का आपको CNN भी दिखा रहा हूँ। CNN ने ये न्यूज़ दी, जो 6th स्लाइड है, कि इसराइल की गैस की डील ने इजिप्ट में हंगामे शुरू कर दिए। अच्छा, ये वो वक्त है जब जाहिर है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अपनी वॉर ऑन टेरर थी, तो वहाँ पे अरब स्प्रिंग चल रही थी, तो ये यहाँ पे बहुत तवज्जो नहीं थी। लेकिन जब ये गैस डील साइन हुई 2011 में, हुस्नी मुबारक के दौर में, हुस्नी मुबारक का जो धड़न तख्ता हुआ ना उनकी सरकार का, तो उसमें एक ये मुआहदा होते ही ये मुआहदा आप समझ लें कि अरब स्प्रिंग में ही कहीं ये मुआहदा उन्होंने साइन किया अपना तख्त बचाने के लिए, तो ये और हंगामे फैल गए। मैं जो वहाँ पे जब गया आगे पीछे, तो मैंने कहा ये हंगामे, वो एक नए हंगामे शुरू हो गए। मैंने कहा एकदम से वो तेज़ी आ गई। मैं कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा तो गैस, उसमें गैस की डील कर लिए साइन। तो ये जो है ये 2011 14 मई 2011 CNN, ठीक है जी। अच्छा, और ये इतने ज़्यादा मामले इतने ख़राब हो गए कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 9th स्लाइड, गार्डियन 23 अप्रैल 2012, इजिप्ट कैंसल इसराइल गैस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ये बात पहले भी की थी ना कि इसमें बहुत ज़्यादा, अच्छा 20 साल की डील की थी इजिप्ट ने, ठीक है, 20 साल की इजिप्ट ने डील की थी इसराइल के साथ गैस की। लेकिन ये जो डील है, ये गैस उनकी है, फ़लस्तीनियों उनकी गज़ा के इलाकों से है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि ये मामला अपनी जगह रुक गया, लेकिन वो हंगामे चलते रहे, और फिर ये हुआ कि जो 2016 में जब ये हुआ दोबारा, जॉर्डेनियंस ने एक मामला इसराइल के साथ, तो ये 12वीं स्लाइड अल जज़ीरा की, कि जॉर्डेनियंस रिजेक्ट स्टोलन गैस इन इसराइल जॉर्डन डील, कि उन्होंने कि जॉर्डन के अंदर फिर हंगामे शुरू हो गए। फ़लस्तीनी बहुत ज़्यादा है ना वहाँ पे, तो हंगामे उन्होंने कहा ये तो स्टोलन गैस है। और उसके बाद जो है वो तो जॉर्डन जो है वो अब पिछले साल जब ये 2021 में भी बात चली, तो फिर राइटर्स की खबर, राइटर्स को कोट कर रहा हूँ मैं, जो 13वीं स्लाइड है कि जॉर्डेनियंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर फॉर एनर्जी डील। वही मैंने बात की ना, इसराइल से डील जो हो रही थी वो अब ये हो रही थी कि वाटर फॉर, इसको ख़त्म कर दिया जॉर्डन ने आज अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा कि हम वाटर फॉर एनर्जी डील को भी ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमारी पार्लियामेंट रिव्यू करने जा रही है कि क्या इसराइल से हमने अपना जो अमन मुआहदा, कौन सा अमन मुआहदा, वो अमन मुआहदा जो 1995 में 94 में हुआ था, ओस्लो एकॉर्ड हुआ था, उसको हमने देखना है कि क्या हम उसके साथ ताल्लुकात इसराइल से रखें या ना रखें। तो ये एक बहुत बड़ा मामला, ये उस वक्त हो रहा है जब अमेरिकन भी बैठे हैं, और जाहिर है कि ये मनामा डायलॉग में उनके जो वली अहद बहरीन के, बहरीन ने तो ताल्लुकात तोड़ लिए ना सफ़ीर। अच्छा, अब तो दूसरी चीज़ ये, तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि खान यूनस के अंदर, यानी ये देखें ना, शिफा हॉस्पिटल जो है, यानी आप ये देखें कि हुआ क्या है। पहले पूरी बमबारी हुई, सरकारी तौर पे आज ऐलान हुआ है कि कोई
12,000 से ज़्यादा सरकारी तौर पे 12,000 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं और उसमें कम से कम 5,000 बच्चे हैं, ख़वातीन अलग हैं। सही, ख़वातीन अलग हैं, जो बच्चे हैं वो 5,000 शहादतें बच्चों की हो गई, 12,000 सरकारी तौर पे बताया गया। अब हुआ ये है कि पहले तो इन्होंने की कारपेट बॉम्बिंग, पूरी उड़ा दिया, पूरे गजा को तबाह बर्बाद कर दिया, इतने महीने, पूरा तकरीबन महीना। फिर ये घुस गए शिफा हॉस्पिटल में। शिफा हॉस्पिटल में घुस के वहाँ पर 5 दिन तक इन्होंने गोलियां मार दी, डायरेक्टर मार दिया, नर्सें, मरीज, सारे बच्चे मर गए, सब वहाँ पे मरीज मार दिए। इनको वहाँ से कुछ नहीं मिला। यानी अब आप ये देखें ना कि वहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे पास 100% गारंटी है कि यहाँ पर सुरंगें हैं और यहाँ पर यरगमाली रखे हुए हैं। इनको ना कोई यरगमाली मिला, ना इनको 2 यरगमाली जो ख़वातीन हैं उनकी वो तो बॉम्बिंग और उसमें उनकी जानें चली गई, और ना ही कोई इनको सुरंग मिली। तो अब वो मज़ीद एक मामला। अच्छा, उसके बाद तो मामला तो बड़ा ख़राब हो गया कि वो किधर गए सारे। अब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम बाकी जो गजा का इलाका है सारा, उधर भी हम हर अस्पताल के अंदर और हर स्कूल में, तो एक स्कूल है वहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन, उस पर बमबारी इन्होंने की, 50 वहाँ पे लोग मार दिए इन्होंने कहा कहीं ना कहीं तो है ना, तो हम हर जगह पे अब बमबारी भी करेंगे और हम जाएंगे भी। तो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने खान यूनिस पे, कल रात को भी इन्होंने, अच्छा खान यूनिस किधर है? खान यूनिस जनूब में है, यानी ऊपर। अगर आप गजा की पट्टी को देखें ना तो गजा तो ऊपर है ना, यानी एक तो शुमाली गजा है, एक फिर गजा आ जाता है, खान यूनिस जनूब में है। और खान यूनिस जो है वो ये वही सारे, यानी खान यूनिस शहर भी अब इतनी गुंजान आबादी है कि उसमें शहर और माजीन का कैंप और बिल्कुल मिले हुए आपस में, और कुछ पता ही कुछ नहीं। अब ये हुआ कि जनाब वो वहाँ पे खान यूनिस के अंदर इन्होंने जो है वो पहले तो स्ट्राइक्स की। अब इन्होंने खान यूनिस को कहा कि जी खान यूनिस के रहने वाले लोग भी जो हैं वो चले जाएं। अच्छा, खान यूनिस जो है वो उससे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, 2 से भी कम किलोमीटर दूर, बहुत ही थोड़ा सा फासला, तो बिल्कुल मेडिटेरियन सी है, यानी समंदर है, ठीक है। इन्होंने कहा जितनी आबादी है वो सारी की सारी छोड़ दे शहर को और समंदर की तरफ चली जाए, यानी अपने मगरब की तरफ जाएं, क्योंकि हम शहर में आ रहे हैं। अच्छा, खान यूनिस जो है वो चूंकि जनूब में है, इसलिए अब यहाँ पर, अब वो शुमाल में तो कुछ नहीं मिला, अब वो ये गजा की पट्टी के जनूब में आ रहे हैं, जनूब में मिस्र है। तो अब मिस्र पे अब दबाव बढ़ना शुरू हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँ खान यूनिस के ऊपर दबाव बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि ये मिस्र के ऊपर दबाव बढ़ेगा। अच्छा, आज जो है वो तमाम जो यानी अभी वीकेंड आ रहा है, तो पिछले वीकेंड पे कुछ 3 लाख लोग निकले थे बरतानिया में। आज जो स्काई न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है अभी 22nd स्लाइड के, प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज, अब आज उन्होंने ये फैसला किया है बरतानिया में कि हम एक जगह पर इसका एक मार्च नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ 100 के करीब हम रैलीज निकालने जा रहे हैं लंदन में। सही। और इसको स्काई न्यूज़ कह रहा है कि प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज टू टेक प्लेस अक्रॉस यूके, और फिर गार्डियन ये कह रहा है कि मोर देन 100 प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज टू टेक प्लेस अक्रॉस यूके। और साथ ही ये जो 23वीं स्लाइड है कि डिमॉन्स्ट्रेशन अलर्ट, प्लान डिमॉन्स्ट्रेशन थ्रू आउट, ये यूएस एम्बेसी ज़ाहिर अलर्ट कर रही है वहाँ पे। तो इशू ये सारा कि ये अब इन्होंने ये अगर खान यूनिस की तरफ मामला, अच्छा तो ये एक दबाव अब बढ़ रहा है। यानी अब आप ये देखें ना कि वो फ़ज़ाई हमले तो बंद ख़त्म हो गए, अब एक चीज़ तो हो गई ना कि जितनी शहादतें होनी थी फ़ज़ाई हमले हो गए ख़त्म। अब ये अस्पतालों के अंदर जो मरीज़ हैं, जो रह गए लोग, उनको ये मार रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है अस्पतालों में, स्कूलों में। अभी जैसे स्कूल के ऊपर एक इन्होंने बॉम्बिंग कर दी, मतलब इतना जाते हुए डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम जाएं तो कोई वहाँ पर बस रह जाए, कोई जिंदा आदमी रहे, मतलब सब लाशें ही पड़ी हों तो पर हम जाके वहाँ पर तस्वीरें उतरवाएं। लेकिन मसला ये कि लाशों में यरगमाली निकले तो ठीक है, इनके फौजी निकला है तो वो तो यरगमाली की तरफ गए सारे। तो ये 7 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर गुजर गई और ये मामला जो है ये एक अजीब रुख पे चला गया। सही। अब इसमें जो है ये क्या यूनाइटेड नेशंस की ट्रूप्स की वो बात आप वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि अब मसला ये है कि अब ये यानी अब व्हाट नेक्स्ट, ठीक है ना। एक बंदा भी नहीं मिला, यरगमाली नहीं छुड़ा सके। एक खातून का इन्होंने कहा था, लेकिन वो पता नहीं वो कैसे छुड़ाई थी इन्होंने। यरगमाली सारे कहाँ हैं? गजा में यरगमाली नहीं है जो बनाए हुए थे इन्होंने। और दूसरा ये है कि जॉर्डन क्या करने जा रहा है, इजिप्ट क्या करने जा रहा है, हिजबुल्लाह क्या करने जा रहा है, और हमास का जो कमांड सेंटर है अगर वो तबाह हो गया, ख़त्म हो गया,
तो फिर थोड़ी देर पहले फिर उन्होंने रॉकेट फायर हुए गजा से, सही, अभी भी फायर हो रहे हैं। और आपको पता है कहाँ से फायर हो रहे हैं? शुमाली गजा से, ऊपर से, जो पूरा तहस नहस कर दिया, वहाँ से एक रॉकेट, मलबे के अंदर से एक रॉकेट फायर हो गया दोबारा। तो ये जो है वहाँ, इसका मतलब है वहाँ पर भी हमास मौजूद है अभी तक। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर है। और साथ ही लेबनान के साथ सैयद हसन नसरुल्लाह का प्लान करें, वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जितने भी सियासी रहनुमा उनकी जानिब से जो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये इंतखाबी जो मुहिम है इसका हिस्सा? ज़ाहिर है इंतखाबी मुहिम, लेकिन अभी तक मैंने कहा ना कि अब तक उसका कोई रंग रूप, उसकी कोई शक्ल सामने नहीं आई कि कौन किसका इत्तेहादी है, कौन किसके साथ मिलेगा जाके। मिसाल के तौर पे देखें, जैसे मुस्लिम लीग काफ है, तो अब ये खबर ही आई कि नवाज शरीफ साहब घर जाएंगे और मुलाकात करेंगे चौधरी शुजात साहब से। तो चौधरी शुजात साहब जो हैं वो भी, हालांकि ये बात हुई थी कि उनको जो है वो दे दिया जाए, मतलब वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं और मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो इलेक्शन लड़ें। मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। चौधरी शुजात साहब ने कहा कि नहीं, मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपनी शनाख्त रखेगी, वो और शाफी हुसैन साहब वो अपने ही सीटों पर लड़ेंगे। अच्छा, अब ये देखें ना आप कि अगर नवाज शरीफ साहब जाते हैं चौधरी शुजात साहब के घर, तो वहाँ पर जो चौधरी शाफे हैं उनके साहबजादे जी, तो वो जो हैं, ये चौधरी साले के हैं, तो वो जो हैं वो क्या मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे? तो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे तो मुस्लिम लीग नून फिर गुजरात से लोग नहीं खड़े करेगी, या मुस्लिम लीग काफ अगर अपनी शनाख्त रखती है जी, तो क्या मुस्लिम लीग काफ के मुकाबले में नून अपने, मतलब एक असल में अजीब सा है मामला इस वक्त, जिसकी कोई वाज़े नहीं है चीज़। जैसे एमकेएम के साथ एक बात हुई थी जी, अब एमकेएम के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो कहा कि आईनी तरमीम चाहिए और हमें तो हक चाहिए बहुत ज़्यादा, कराची के लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो उस पर कम्प्लीट अमल दरामद नहीं हुआ, और हमें तो ना कोई वज़ीर आला मिलता है, ना कोई वज़ीर आज़म हमें मिलता रहा है अपने मसाइल है। तो ये मुलाकातें बस हो तो रही हैं, लेकिन इनका ये सबसे ज़्यादा जो अहम बात मेरा ख्याल से होनी चाहिए अगली हुकूमत के लिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत हो या किसी की भी, कि लोग वो पार्टी बहुत ज़्यादा उसके इत्तेहादी ना हो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इत्तेहादी हो जाते हैं और फिर वो आप 172 लेते हैं सीटें, वो तो 172 कोई ना कोई तो ले लेगा ना, मतलब ये नहीं लेंगे तो पीपल्स पार्टी कोई ना कोई तो अक्सरियती जमात होगी। मुस्लिम लीग सॉरी तहरीक इंसाफ, अच्छा ये एक अजीब सी बात है कि बात की जाए कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, आपके तो आप उनके आम ही हैं और इनके पता नहीं क्यों दिमाग में बात आ गई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये क्यों। तो वो जो है वो अब इनमें से जो भी जमात जो है वो अक्सरियती जमात तो होगी जिसको कहा जाएगा कि आप हुकूमत बनाएं। उस हुकूमत में जितने ज़्यादा इत्तेहादी होंगे वो उतना ही हुकूमत के लिए भी मसला खड़ा करेंगे और वो उतना ही फिर बंदरबाट होगी। तो ये देखिए ना, अभी पीडीएम की हुकूमत थी ना, तो मैं इस बात पे हैरान हूँ, और हैरान क्या मतलब आपके, यानी अजीब बात है कि एक शख्स उधर से आईएमएफ ने बकौल शहबाज शरीफ साहब के नाक से लकीरें निकलवा दी। इस दफ़ा वो गया आईएमएफ से, आपने सुना है कुछ हुआ है? कुछ तो वो 15 दिन रहे खामोशी से, जो कल मियां शाह साहब भी बात करें। तो उस वक्त हंगामा, धमकियाँ, गालम गलूच, वो चले गए वापस आ रहे हैं, और जो पिछले दफ़ा होता रहा है, उसके बाद जूम पे बात होगी नहीं होगी, आगे पीछे वो एक हंगामा। इस दफ़ा वो आए खामोशी से, वो आगे चला गया मामला, वो करके वो आपका मुआहदा, यानी अब जो होगा वो होना है इलेक्शंस के बाद अगली हुकूमत। अब जब अगली हुकूमत आएगी तो उस वक्त ये तो प्रोग्राम नहीं था, ये तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट दरमियान में उन्होंने कहा था कि आप चंद महीने का 8-9 महीने का ले लें प्रोग्राम, वो ले लिया, और 3 किस्तों में जो ये इत्तेहादी हुकूमत का काम ख़त्म हो गया। ये इत्तेहादी हुकूमत, ये जो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत का काम ख़त्म हो गया। अच्छा, निगरान हुकूमत को भी नहीं पता कि कैसे हुआ है ये, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात क्या हुए हैं, वो हो गए, ठीक है। और वजारत ख़जाना में भी उधर शमशाद साहब जो है वो एक्टिव रही, तो ये हो गए। अब बस इशू ये है कि वो अगला जो होना है वो होना है जब ये हुकूमत आ जाएगी, और फिर हुकूमत आते ही पहले तो ये किस्त लेगी इसकी, और फिर किस्त की
कि फ़ौरन बाद जो है वो अगला प्लान करेगी IMF के साथ। तो उसमें जो इतना कुछ उसमें होना है, जो काबीना का साइज़ होगा, जो काबीना के अखराजात होंगे, जो इलेक्शन पे अखराजात होने जा रहे हैं, यानी देखें ना, अगर दो हमारे अदारे ऐसे, दो हमारी ऐसे हैं जो कि जिनको इस वक्त इलेक्शन करवाने के लिए ही वो मौजूद हैं, और दोनों को ही इस वक्त कोई बज़ाहिर दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। दिलचस्पी नज़र आ रही तो अमरीकी सफ़ीर या बरतानवी हाई कमिश्नर को ज़्यादा नज़र आ रही है। एक है निगरान हुकूमत, जिनको कोई दिलचस्पी नहीं कि इलेक्शन करवाने हैं उन्होंने, निगरान हुकूमतें, ठीक है, वो मतलब है कि बस हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन का काम भी इलेक्शन करवाना है, वो भी उतना फार नहीं नज़र आ रहा। वो भी कोई लिस्ट निकालेंगे, क्या करेंगे, खुदा जाने क्या होगा। वो भी अदालत ने ऐलान करवाया, देखें ना, सदर से भी अदालत ने ऐलान करवाया कि आप ऐलान करें, और इलेक्शन कमीशन। तो ये निगरान हुकूमत जो है वो भी बस वो उनका काम तो इलेक्शन करवाना है, तो वो भी इलेक्शन में कोई फाल नज़र नहीं आ रहा है कि भाई वो भी मतलब है कि वो भी बस हैं। और इलेक्शन कमीशन को यकीनन फाल होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन यह है कि जितनी ज़्यादा बड़ी, देखें PDM में किसी ने अपनी मुशावरत तक नहीं छोड़ी, ये भी नहीं कहा कि हमें मुशीर ना बनाएं, कि इस वक्त मुल्क की का आप देखें, उस वक्त ये बातें चल रही थी कि कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ ना चला जाए, कहीं अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, नहीं गया, और होना भी होगा भी नहीं, इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। लेकिन बातें चलना शुरू हो गई थी कि ये एलीट कैप्चर क्या होता है। तो अब एलीट कैप्चर क्या होता है मुझे बताएं ना। माफियाज हैं, टोले बैठे हुए हैं, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, इधर भी लगा दो, उधर भी लगा दो, उधर भी लगा दो। ये जितने माफियाज हैं वो हर तरफ खेलती हैं। तो इशू ये है कि अब ये आगे आपकी जो मईशत है, और फिर सिक्योरिटी के इशूज़, फिर खारजा, इस वक्त देखें आप, चाहे रिकॉर्ड का मामला भी निजकारी कंप्लीट हो जाएगी, सारी बात इसी निगरान हुकूमत में ही सारा कुछ हो जाएगा जैसे तैसे। लेकिन बात सारी है कि इसमें कहीं ना कहीं, यानी उम्मीदवार तो हमें नज़र आ रहे हैं, पार्टियां भी नज़र आ रही हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन भी चले फाल हो जाएगा। इस पूरी कहानी में क्या अवाम है, मतलब कोई अवाम भी तो होंगे ना, मतलब उनको भी तो कहीं, उनके लिए भी तो कोई मईशत का प्रोग्राम है। ये तो नहीं मुझे मौका दें तो मुझे मौका दें तो मुझे मौका दें तो मैं उसके साथ मिल जाऊंगा। वो भाई कोई माशी पॉलिसी, कोई किस तरह से आगे चलना है। अभी ऐसा ही FC जो बना है अदारा, जिसके अंदर सारे मामला हो रहे हैं, तो अब मुस्लिम लीग नून, ये नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ाहिर है कोई ना कोई इसके ऊपर, मतलब इसाक डार साहब का क्या रोल होगा, वजारत प्लानिंग का क्या रोल होगा, ठीक है ना। मतलब है कि हमें तो पता है कि कौन कौन से वजीर होंगे, मतलब वैसे ही हम हुकूमत आने से पहले ही उनके वज़रा का नाम भी जानते हैं सबका, कौन क्या संभाल रहा होगा। तो बात यह है कि वो अब एक, यानी उसको कोई प्लान लेकर आए ना सामने, ये ना होगा जो पहले, और जितने इत्तेहादी होंगे, तो अभी तो PDM ये है, अच्छा फिर तहरीक, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या पीपल्स पार्टी, या कौन अपोजिशन में बैठेगा और वो किस तरह की अपोजिशन करेगा, और उधर जो है वो इत्तेहादी होंगे तो कौन से इत्तेहादी होंगे, ठीक है। सादा अक्सरियत नून अगर ले रही है तो फिर वो बाकी लोगों को, ये तो कहने की बात है ना, साथ लेके चलेंगे सबको। तो साथ लेके चलने का मतलब तो NRO हो जाता है ना, फिर तो ना कोई अपोजिशन है ना कोई, सबको साथ ही, वो भाई मुल्क पे साथ ही लेके चलते हैं ना सारे, मुल्क तो आगे चलता है, मगर कहीं कोई आवाज़ तो होती है ना कि भाई ये बिल गलत है, ये बिल सही है, ये बिल गायब हो गए, बिल पास हो गए, ये हो गया। तो ये इसमें जितने कम इत्तेहादी रखें और जितने लोग कोशिश करें कि वो पार्टियों में शामिल हो जाएं, वो बेहतर है, मेरा ख्याल है। वरना तो फिर ये होगा कि वो बहुत बड़ा एक जमघटा मुशावरतों का, और किसको कौन सी वजारत देनी है, बंदर बांट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ तो जाहिर है कि लोग सीजन पॉलिटिशियंस हैं, अपने अपने शोबों को जानते हैं, लेकिन कुछ जो है वो फिर ऐसे आते हैं कि वो काम ख़राब हो जाता है सारा चलता ना। और इस वक्त सिक्योरिटी, इस वक्त मईशत, इस वक्त इस्तेकाम, इस वक्त ये महंगाई, ये सारे डॉलर, बाकी जो भी आपके बॉर्डर्स के ऊपर इश्यूज हैं, ये इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स, तो इनके ऊपर एक पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। और दरमियान में मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में जब ये बात आके बढ़ेगी ना, तो ये सब मईशत के ऊपर और बाकी इश्यूज़ के ऊपर ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम को अट्रैक्ट करना है ना। तो आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए यकीनन ये कोई ना कोई बात ऐसी अपनी बात ज़रूर करेंगे कि जिसमें जो मईशत से और सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दूसरे रिश्तेदारों को नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।